लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। राजस्थान ने 25 में से 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत के लोकसभा पहुंचे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रियों के ऊपर बहुत सारी अटकलें थी, लेकिन आज 50 के आसपास का एक आंकड़ा निकल के बाहर आया है। ये मंत्री शपथ ले सकते हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में मंत्रियों को लेकर बड़ा संशय था, कितने मंत्री होंगे, कितने नाम होंगे, क्योंकि सांसदों की क्वांटिटी पिछली बार के मुकाबले आधी रह गई है। लेकिन जो आंकड़ा निकल के आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। राजस्थान से 4 मंत्रियों के नाम चल रहे हैं, ये मंत्री बन सकते हैं। 3 बार मंत्री रह चुके अर्जुन राम मेघवाल का नाम चल रहा है। 3 बार मंत्री रह चुके गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा है, और 2 नाम इसमें ऐड किए गए हैं। एक नाम है भागीरथ चौधरी का, और एक नाम पूर्व मंत्री रह चुके भूपेंद्र यादव का भी इस बार राजस्थान के कोटे से नाम जोड़ा जा रहा है। पिछली बार भूपेंद्र यादव हरियाणा के कोटे से मंत्री थे, लेकिन इस बार क्योंकि अलवर से सांसद का चुनाव लड़ा, इसलिए उनका नाम राजस्थान के कोटे में जोड़ा जा रहा है। एक और नाम था लुम्बा राम चौधरी। इस नाम के ऊपर भी चर्चा हुई, फोन भी आया प्रधानमंत्री के घर, चाय पे इनको बुलाया भी गया, लेकिन क्या हुआ, इनका नाम हट गया। और इन मंत्री के नामों पे विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ भट्ट जी। भट्ट साहब, राजस्थान से सीटें 14, मंत्री 4, इतने तो गठबंधन के भी नजर नहीं आ रहे। ऐसी क्या मजबूरी आपको नजर आ रही है? देखिए, आज जो सुबह चाय पे बुलाया सांसदों को, उससे पहले जो राजस्थान में चर्चा थी वो चर्चा यही थी कि इस बार राजस्थान का कोटा कटेगा और राजस्थान से मुश्किल से 1 या 2 सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन फिर आज जो घटनाक्रम हुआ, वो 4 सांसद जो है वो चाय के कार्यक्रम में पहुंचे, तो सभी को चौंकाया इस घटना ने कि गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव फिर से रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल फिर मंत्री बनने के कगार पर हैं, और एक ये भागीरथ चौधरी, एक नया नाम इसमें जुड़ा है, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी का। तो ये एक तरीके से ये चौंकाने वाली स्ट्रेटजी बीजेपी की थी, वो इस बार भी कायम दिख रही है। और एक बीजेपी ने एक मैसेज दिया है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को कमज़ोर मान रहे थे, या केंद्रीय नेतृत्व को जो थोड़ा सा हल्का आंक रहे थे कि भाई इनके डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी प्रभावित होगी, वो एक तरीके से उन्होंने मैसेज दिया है कि हम जो चाहेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो कमोबेश ये उसी परिपाटी पर बीजेपी चलती नज़र आ रही है, ताकि एक उनके जो नीचे के जो संगठन के लोग हैं और सरकार के जो राज्य सरकारों के जो राज्य सरकारें हैं, उनमें भी एक मैसेज चला जाए कि भाई बीजेपी जो है केंद्र में भी कमज़ोर नहीं हुई है। तो ये अभी हालांकि देखिए, अभी कहना जल्दीबाजी हो सकता है कि ये 4 मंत्री बनेंगे या इनके अलावा कोई और मंत्री बनेगा या नाम नहीं बनेगा। दुष्यंत सिंह का नाम भी एक बार चर्चाओं में आया था कि दुष्यंत सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में अब जो 14 सांसद चुनकर लोकसभा पहुँचे हैं, उनमें सबसे सीनियर सांसद दुष्यंत सिंह हैं। लेकिन फिलहाल आज जो प्रधानमंत्री ने जिन सांसदों को बुलाया उनमें उनका नाम नहीं था। लेकिन शाम तक के घटनाक्रम देखिए, अभी उसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं या इन्हीं को मौका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। जब तक शपथ का वो कागज हाथ में ना आ जाए और मैं कह के नाम ना आ जाए, जब तक कहा नहीं जा सकता कि मंत्री कौन है और कौन नहीं है। पर लगभग एक पिक्चर क्लियर हो चुकी है, जो नज़र आ रही है कि इन 4 चेहरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है दांव खेलने जा रहा है। आपने कहा एक मैसेज देने की बात की जा रही है। मैसेज मुझे भी यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे रही है कि हम कमज़ोर नहीं है, जैसे चाहेंगे देश वैसे चलेगा, संगठन भी वैसे चलेगा और देश भी वैसे चलेगा। भागीरथ चौधरी को मंत्री बना के क्या जाट समुदाय को भारतीय जनता पार्टी जो साधने का प्रयास कर रही है, क्या उसको साध पाएगी? क्या आने वाले जो चुनाव नज़र आ रहे हैं, 5 सीटों पे तो हमारे यहाँ उपचुनाव होना है, उस पे इसका कोई इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? कुछ फ़ायदा भागीरथ चौधरी से नज़र आ रहा है क्या आपको? देखिए, ये तो जब उपचुनाव होंगे तब देखने वाली बात होगी कि भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाने का कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं मिल पाता है। लेकिन बीजेपी एक तरीके से जो इस बार लोकसभा चुनाव में 5 जाट बेल्ट सीटों में बुरी तरीके से हारी है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश ज़रूर है कि इस वर्ग को भी बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखिए, ये जो नाराज़गी थी, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार से नाराज़गी थी, ये लोकल फैक्टर भी इसमें बहुत सारे इसमें अपना रोल अदा किया लोकल फैक्टरों ने। उन लोकल फैक्टरों को बीजेपी कब तक एड्रेस कर पाती है और कितना एड्रेस कर पाती है, इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा।
तो जाटों को आपने कहा कि एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, जाटों ने वोट नहीं दिए, जाटों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि भागीरथ चौधरी की जगह दुष्यंत अगर ये नाम होता जी तो भी क्या जाटों को साधा जा सकता था या बेटर ऑप्शन हो सकता था? ये देखिए, ये संगठन जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसका प्रोरोगेटिव है, वो किसको लेना चाहें किसको नहीं लेना चाहें। लेकिन दुष्यंत का नाम इस लिहाज से चर्चा में था कि दुष्यंत सिंह खुद जाट वर्ग से आते हैं और उनकी पत्नी निहारिका जो है वो गुर्जर समुदाय से हैं। और वसुंधरा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वसुंधरा की नाराज़गी का फैक्टर भी इससे कुछ मैनेज करने की कोशिश करती बीजेपी। कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चाएं थी कि भाई वसुंधरा जो नाराज़ हैं, वसुंधरा राजे, उनको भी कहीं ना कहीं एक मनाने की कोशिश हो सकती है कि दुष्यंत सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। तो अब ये बात है कि भागीरथ चौधरी को मंत्री बनाए जाने के बाद क्या जाट वर्ग की नाराज़गी खत्म होती है या नहीं होती, क्योंकि अजमेर तो चुनाव है नहीं। अब जो चुनाव होंगे वो अजमेर से अलग जो जाट बेल्ट है उनमें विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये मैसेज उस कम्युनिटी को बीजेपी की तरफ लेके आ पाता है, नहीं लेके आ पाता है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक ये वर्ग बीजेपी से छिटका हुआ ही था। और इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं, आप देखिए कि गंगानगर से सीकर तक जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, और लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल ही पक्ष में नज़र नहीं आए। तो अब ये देखने वाली बात है कि भागीरथ चौधरी के मंत्री बनने के बाद ये कितना जो है बीजेपी इस वर्ग को साध पाती है, और डिपेंड करेगा पोर्टफोलियो क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्टफोलियो किस मंत्री को क्या मिलेगा, उससे भी एक पावर का जो एहसास होता है किसी वर्ग में। कहीं ना कहीं आप देखिए कि गंगानगर से सीकर तक जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, और लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल ही पक्ष में नज़र नहीं आए। तो अब ये देखने वाली बात है कि भागीरथ चौधरी के मंत्री बनने के बाद ये कितना जो है बीजेपी इस वर्ग को साध पाती है, और डिपेंड करेगा पोर्टफोलियो क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्टफोलियो किस मंत्री को क्या मिलेगा, उससे भी एक पावर का जो एहसास होता है किसी वर्ग में, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये भी एक बड़ी चीज़ डिपेंड करेगी कि पोर्टफोलियो क्या मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अब इतनी खुलकर नहीं खेल सकती, क्योंकि एनडीए के जो अलायंस है वो उनको भी कुछ ना कुछ बड़े जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो देने पड़ेंगे। तो ये अब जो बीजेपी के जो सांसद हैं, अगर मेन जो मंत्रालय वित्त, गृह, रक्षा, अगर इनको और विदेश, इनको छोड़ दें तो बीजेपी के पास फिर जो अपने अलायंस है उनको देने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको देनी होगी बीजेपी को। उसके बाद बीजेपी के जो सांसद हैं उनका नंबर आएगा, तो पोर्टफोलियो का भी एक बड़ा रोल रहेगा कि पोर्टफोलियो क्या मिलता है। लेकिन देखिए, अब उपचुनाव होंगे तब ये चीज़ें सामने आई जाएंगी कि कितना फ़र्क पड़ता है। देखिए साहब, राजस्थान के अंदर SC/ST वर्ग का एक प्रभाव है, जाटों का अपना एक प्रभाव है, राजपूतों का अपना एक प्रभाव है। भूपेंद्र यादव को अब राजस्थान कोटे से मंत्री बनाया जा रहा है। हरियाणा कोटे से वो मंत्री थे, राजस्थान से चुनाव भी लड़ाया गया। यादव समुदाय का राजस्थान के अंदर कितना प्रभाव, कितनी सीटों पे प्रभाव आपको नज़र आता है, और भूपेंद्र यादव अगर राजस्थान कोटे से मंत्री बनते हैं तो इसका कितना इम्पैक्ट राजस्थान में पड़ेगा? तो देखिए, जयपुर ग्रामीण और अलवर, ये दो सीटें तो साफ साफ हैं जिन पर यादव वोटरों का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बात सिर्फ ये किसी वर्ग को साधने तक की नहीं है कि भूपेंद्र यादव को, यादव वर्ग को साधने के लिए मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र यादव का कद जो है वो संगठनात्मक रूप से भी काफ़ी बड़ा है, और पार्टी में वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। तो इस लिहाज से भी ये माना जा रहा था कि यदि उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो बीजेपी में, संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी मोदी के ने जो सुबह जिन सांसदों को बुलाया उसमें भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे, तो अब लगभग ये लग रहा है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, अच्छा पोर्टफोलियो भी मिलेगा। हाँ, लेकिन जो जातिगत बैलेंस की बात है कि सिर्फ यादवों को साधने के लिए बनाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यादव वोटरों को साधने के लिए भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया जाएगा, बल्कि एक उनका अनुभव भी है, संगठनात्मक अनुभव है, और पार्टी की कुछ जो एक पसंदीदा चेहरे भी होते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि भूपेंद्र यादव को तरजीह दी। 14 सांसद जीत के पहुंचे, 4 को मंत्री पद दिया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। 4 के अंदर भी एक SC/ST वर्ग को साधने का प्रयास, एक मंत्री से राजपूतों को साधने का प्रयास, और अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी से जाटों को साधने का प्रयास। भूपेंद्र यादव बड़े कद के नेता,
पार्टी के अंदर उनका कद बड़ा है, मोदी और अमित शाह से नज़दीकियां हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। बड़े नेताओं को पार्टी छोड़ नहीं सकती, तो पार्टी ने पूरी तरीके से अपना संदेश क्लियर किया है कि जनमत जो जनता ने दिया है उसका पूरी तरीके से लाभ उठाएंगे, अपनी मर्जी से सरकार को चलाएंगे, घटक दलों के ज़्यादा दबाव में नज़र नहीं आएंगे। ये अब तक का संदेश मोदी 3.0 का नज़र आ रहा है। जयपुर से सहयोगी सौरभ भट्ट के साथ आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।